Good morning, students. This is your science class, and we were starting chapter number 1. एंड हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। देखो, हमने दो चीज़ों की बात करी थी। हमने एक तो बात करी थी पैरासाइट की, कि वो होस्ट से अपना फूड ले लेता है। एक मेन प्लांट होता है और एक पैरासाइट होता है जो उस मेन प्लांट के ऊपर रहता है और अपना फूड वहाँ से लेता है। ठीक है, एक तो बात ये करी थी। दूसरी हमने बात करी थी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, जो क्या करते थे, इंसेक्ट्स को ही खा जाते थे। ये वाले प्लांट्स थे वो जो इंसेक्ट्स को ही खा जाते थे। तो दो चीज़ें हमने देखी थी, पैरासाइट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। चलो अब हम आगे देखते हैं और अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और कौन से न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स के अंदर जिससे वो सर्वाइव करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेप्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get from. अब ये इंट्रोडक्शन है इसकी, सेप्रोटॉप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये एग्जाम्पल किसका दे रहा है? मशरूम का एग्जाम्पल दे रहा है। चलो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। Activity 1.2. Take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in a moist, warm place for 2-3 days and until fluffy patches appear on them. These patches may be white, green, brown, or of any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेप्रोट्रॉफ की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है। Write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton-like threads spread on the piece of bread. देखो, मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देती हूँ, फिर हम रीड करते हैं। देखो, सेप्रोट्रॉफ में क्या होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले एक्टिविटी समझते हैं। मान लो एक ब्रेड का पीस था, आपने बहुत दिन से ब्रेड खाया नहीं और इसे फ्रिज में ही रखा, पर 3-4 दिन तो फ्रिज में रहेगा, सही बिल्कुल। पर अगर हो जाएंगे 10-12-15 दिन, तो क्या होएगा, उसके ऊपर ना थोड़े थोड़े से ग्रीन ग्रीन कलर के या वाइट वाइट कलर का कॉटन से दिखने लग जाएगी। उस पर छोटे छोटे पैचेस आ जाएंगे, आपने देखा होगा। उसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, घर की भाषा में हम क्या बोलते हैं? फंगस आ गई उसके ऊपर। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? फंगस आ गई उसके ऊपर। ठीक है, एक्चुअल में भी क्या होता है, देखो अब ये क्या हुआ, ये फंगस कैसे आई, कैसे? देखो, these organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They secrete digestive juices on dead and decaying matter and convert it into a solution. They then absorb the nutrients from it. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrient from the solution from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. Plants which use saprotrophic mode of nutrition is called saprotrophs. ये अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि वो ब्रेड जो था वो क्या हो गया था, ख़राब हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके ऊपर ना फंगस आ गई। फंगस आई कैसे? देखो, फंगस ना हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, हमारे ना एयर में प्रेजेंट होती है। जैसे ही उसको स्पेस मिलता है ना, वो आके बैठ जाती है। किस पे बैठ जाती है? जो डेड और डीकेइंग मैटर होते हैं। वो कैसे बैठती है? देखो, इसका प्रोसेस होता है। वो सबसे पहले क्या करती है, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ना, और डेड मैटर के ऊपर वो सिक्रीट कर देती है। हमने उस दिन भी देखा था, सिक्रीट करने का क्या मतलब होता है, मतलब निकालना। सिक्रीट करना मतलब निकालना। हमने किस में देखा था ये? हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखा था कि जब उसने इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया था तो उसने क्या किया था, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट किया था ताकि वो इंसेक्ट को पचा सके। ये भी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं उस खराब चीज़ों पे। उन जो खराब और डीकेइंग चीज़ होती है ना, जो खराब हो चुकी होती हैं, उन पे डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर देते हैं। फिर वो जूस किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। जूस क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। और उस सॉल्यूशन में से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब उनको ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, न्यूट्रिशन उनको ऐसे मिल जाता है। देखो, जैसे मैं दोबारा बताती हूँ एक बार। जैसे मान लो हमने एक ब्रेड का पीस लिया, ये ख़राब हो गया, अब इसके ऊपर फंगस आ गई। वो कैसे आई? डेड और डीकेइंग मैटर में उसने कन्वर्ट कर लिया। डेड और डीकेइंग मैटर को उसने सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया। जैसे उसने डाइजेस्टिव जूसेस निकाले, फिर उसने क्या किया, सॉल्यूशन बना दिया। फिर सॉल्यूशन से क्या किया, उसने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया। न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए ना उस प्लांट को,
एब्जॉर्ब उसने क्यों किया? क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स ही तो चाहिए, उसे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो अपना न्यूट्रिशन वो ऐसे डेड और डीकेइंग प्लांट से ले रहा है। तो ये देखो लाइन पढ़ो, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। जो ऑर्गेनिज्म डेड और डीकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम दे देते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सेप्रोट्रॉफ्स हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। Fungi can also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot or humid weather for long time। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, अगर अचार को हम कुछ दिनों तक नहीं खाते हैं तो क्या होता है? उसके ऊपर हल्की हल्की सी लेयर आ जाती है, वाइट सी लेयर आ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? खराब हो गया, इसके ऊपर फंगस आ गई। तो ये वही फंगस होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ले रही है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले रही है। मतलब जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनसे ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को। During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. The fungal pores are generally present in air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? देखो फंगस मैंने अभी बताया आपको, ये क्या होती है? ये ना जनरली एयर में ही प्रेजेंट होती है। इसको ना बस क्या है, जगह मिलने की ज़रूरत होती है। इसको जैसे ही कहीं पे भी जगह मिलती है ना, तो ये वहाँ पे आके बैठ जाती है और ग्रो करने लग जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे कि मान लो हम नॉर्मल बात करें कि हमारे पास मान लो अचार का एक पॉट है, यहाँ तक उसमें अचार है, ये अचार पड़ा हुआ है। तो हमने घरों में देखा होगा, हम क्या करते हैं? अचार को ना ऊपर ऊपर तक ऑयल से भर के रखते हैं। ये इतना इतना हम क्या करते हैं? ऑयल से भर के रखते हैं, ताकि यहाँ वाली चीज़ है जो वो ऑयल के अंदर ही डूबी रहे। किस लिए डूबी रहे? ताकि फंगस को स्पेस ही ना मिले अंदर आने का। अगर हम मान लो इसके अंदर से हमने ऑयल निकाल दिया, यहाँ तक अचार है, तो उसको स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे बैठने के लिए। अगर हम फिर कुछ दिनों तक अचार को नहीं खाएंगे, उस बॉक्स को ऐसे ही रखे रहने देंगे, तो क्या होगा? फंगस जम जाएगी उसके ऊपर आके और वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फंगस आती है चीज़ों पे। चलो ये हमने पढ़ लिया। चलो अब आगे देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। This is called symbiotic relationship. For example, certain fungi live in the roots of the tree. The tree provide nutrients to the fungus and in return receive help from it to take water and nutrient from the soil. This association is very important for the tree. देखो अब हम आगे और टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। हमने देख लिया पैरासाइट क्या होता था, हमने ये भी देख लिया कि इंसेक्टिवोरस कैसे खा रहे थे, अब हमने ये भी देख लिया कि सेप्रोट्रॉफ्स कैसे खा रहे हैं। अब एक और मोड भी होता है न्यूट्रिशन का, वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखो, सबसे पहले मैं ना आपको जनरल एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो एक किराएदार है और एक मकान मालिक है। अब मकान मालिक के पास तो रूम है, एक्स्ट्रा रूम है उसके पास, वो चाहता, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो चाह रहा है कि मेरा रूम ले ले कोई, पर मुझे पैसे मिल जाएं। और एक आदमी है, वो चाह रहा है कि मुझे कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए, उसके पास पैसे भी हैं। तो वो क्या करेगा? किराएदार क्या करेगा? उसको पैसे दे देगा और रूम ले लेगा। और मकान मालिक ने क्या किया? उसने उससे पैसे ले लिया और उसको रूम दे दिया। तो दोनों का काम बन गया। उसने पैसे भी दे दिए, उसको रूम मिल गया, तो क्या हुआ? दोनों का काम बन गया। उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो ये इन्होंने क्या किया? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल हो गया। मतलब जब दो लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं और उनके रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो क्या होता है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है। देखो, सर्टेन फंगस लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री। कुछ फंगस ऐसी होती हैं, जैसे कि ये ट्री है, ये उसके रूट्स में रहती हैं। कुछ फंगस होते हैं जो रूट्स के अंदर रहती हैं। तो अब क्या करता है प्लांट? इसको क्या करता है? फूड दे देता है। और ये क्या करती है फंगस? ये प्लांट्स को पानी और मिनरल्स वगैरह लेने में प्लांट को हेल्प करती है। वो क्या करता है कि ना जो सॉइल के अंदर मिनरल्स और वाटर प्रेजेंट होता है, वो रूट्स को देता रहता है। सॉइल में से निकाल के रूट्स को देता रहता है। तो इसने क्या किया? फूड तो इससे ले लिया और मिनरल्स और वाटर इसको दे दिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो गया। जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकीन, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। एक ही लाइकीन नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ में रहते हैं।
एल्गी भी रहती है और फंगस भी रहता है। अब ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं। फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। फंगस क्या करती है, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देती है एल्गी को। देखो ये फंगस थी, ये एल्गी थी। फंगस ने क्या किया, शेल्टर, वाटर, मिनरल दे दिए, और इन रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड फूड टू विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी ने अपना फूड बना लिया था फोटोसिंथेसिस से, उसने इसको दे दिया। देखो इसको, फंगस और एल्गी एक साथ रह रहे थे, एल्गी ने अपना खाना बना लिया, इसको दे दिया। अभी अपना खाना तो नहीं बना सकता फंगस, इसने क्या किया, इसको रहने की जगह वाटर, मिनरल्स वगैरह दे दिए। तो ये क्या हो गया, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो गया। अब आपको समझ में आ गया, हमने दो चीज़ें पढ़ी आज, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके भी सुन लेना, ठीक है। चलो चैप्टर रीडिंग आज पूरी हो गई है बच्चों, आज इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। आप देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे आ जाते हैं। हमने 1 to 30 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लिए थे, वैसे तो मैंने 33 तक बोला था पर स्टिल 30 तक आपने कर लिए थे। अब आपको देखना है 31 से 40 तक। अब देखो जितना हमने चैप्टर रीड किया है ना, उतना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो डाइजेस्टिव जूस, सिक्रीट, इंसेक्टिवोरा, सेप्रोट्रॉफ, मैनेक्स, स्पोर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, आपको ये सारे समझ आ जाएंगे अगर आप पढ़ोगे तो। 31 से 40 तक आपको वर्ड ट्रांसलेशन पढ़नी है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी वैसे तो सारे ही हो गए थे, एक दो रह गए थे, वो मैं समझा देती हूँ आपको। देखो सारे हो गए थे, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, स्टोमेटा सेल, सेल मेम्ब्रेन, सब हो गए थे। पूरा चैप्टर पूरा होने वाला है ना, इसलिए पूरे हो गए थे। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, फोटोसिंथेसिस, इंसेक्टिवोर्स, होस्ट, पैरासाइट, सब हो गए थे, सिर्फ एक रह गया। आज मैं समझा देती हूँ आपको, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take in nutrients in solution form from dead and decaying matter। solution form में dead और decaying matter से अपने nutrients को ले लेते हैं वो। तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हमने किसका एग्जांपल लिया था, ब्रेड के ऊपर जो फंगस आ जाती है उसका एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो गया आपका। अब आपको करने हैं वर्ड ट्रांसलेशन 21 to 30 31 to 40 करने हैं आपको, 31 to 40। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सारे ही हो गए हैं आपके ऑल, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क भी हो गया। अब बाकी जो रीडिंग रह गई है सिर्फ एक ही क्लास की रह गई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।